So hello everyone and I welcome you all to JEE Rank Plus Enthuse बैच। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, माय नेम इज मनोज कुमार और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। तो बहुत ही बेसिक से हम चीज़ें लेके चलेंगे और हाईएस्ट लेवल एडवांस लेवल तक की हम यहाँ पर इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो पकड़ रहेगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर, इतना यही टॉपिक जो है ना, ये आपको आगे क्या करेगा, सेम कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिपीट होंगे, सिमिलरिटीज आपको देखनी है। और इन सब छोटी छोटी बातें जो आज हम सीखेंगे, इनका मैं ये मानता हूं कि पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज इनका आता रहेगा। तो आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, अभी तक की यहाँ स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स कैलकुलेशन। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है, इस पर आज हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स फोर्स और इन सब पर काम करने वाले हैं, कर पाए। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली क्लास 12th के, इसमें होता क्या है कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि अच्छा ये चार्ज ऐसा चल रहा है तो दूसरी चार्ज क्या हमारे पास चीज चल रही है। ठीक है, तो वो काम मेरा पहले प्रोसेस रहेगा कि आप चीजों को विजुअलाइज करिए, समझिए कि हो क्या रहा है। बिकॉज मैकेनिक्स में क्या होता है, जब हम क्लास 11th के टॉपिक्स करते हैं तो चीजें हमें सामने दिख रही होती है, हमें वहां पे एक मास दिख रहा होता है, हमें कुछ चीजें दिख रही होती है, यहाँ पर कुछ चीजें हमें ऐसे दिख नहीं रही होती। तो बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए कि हम मानते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स है, पूरे का पूरा यूनिवर्स, सारी चीजों को आप ले लीजिए, सभी चीजों में तो फिजिक्स है। अब यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट बेसिकली चार चीजों की बात करते हैं, स्पेस, टाइम और मैटर और एनर्जी की। स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को मैं अभी यूज नहीं कर रहा, बिकॉज सिलेबस में हम ज्यादातर स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को पढ़ते नहीं है अपनी क्लास 12th की फिजिक्स में। तो मैं ये मान सकता हूं कि पूरे के पूरे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक चीज हमारे पास है मैटर, यूनिवर्स में एक चीज हमारे पास है मैटर और दूसरी चीज हमारे पास है एनर्जी। तो यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें हमारे पास होती है, मैटर और एनर्जी। और अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर हमारे पास बने होते हैं एटम से, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद फिर हमें एक चीज और पता लगी कि जो एटम्स हमारे पास होते हैं, एटम बेसिकली खुद भी फर्दर डिवाइडेड हमारे पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम्स के नीचे भी मेरे पास क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर में हमें सिर्फ तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ने हैं। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल अगर मैं आपको बोलूं तो हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें कि कितना चार्ज हमारे पास रहता है, तो चार्ज हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर होता है 1.6। अब ये चार्ज होता क्या है, पहले इसकी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। बट मैं चलिए पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अगर मेरे पास एक प्रोटॉन होगा तो इतना चार्ज आएगा। अब ये चार्ज क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। दूसरा, एक हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल एक और होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक चार्ज होता है, बट ये नेगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम ही मैग्नीट्यूड की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर और भी ध्यान देंगे भाई, हमारे पास यहां पे क्या होता है, मास भी होता है। बिकॉज हर एक चीज का क्या होगा, मास भी होगा ना। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्योंकि मैटर को तो हम ये लिखते थे कि एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास वॉल्यूम भी है, तो वो हमारे पास क्या होती है, मैटर होती है। मैटर में फिर किससे बनता है, मैटर हमारे पास एटम से बनता है और एटम्स हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भाई मास भी होगा। तो प्रोटॉन का मास जो हमारे पास रहता है mp, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है, ये थोड़ा सा दुबला पतला इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, फिर नीचे की तरफ अगर मैं यहां पर आऊं तो नीचे मेरे पास यहां पर है न्यूट्रॉन। तीसरा मेरे पास है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन मेरे पास, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और अगर जिस पर कोई चार्ज नहीं, उसकी हमारे कोर्स में कोई बात नहीं। न्यूट्रॉन ना तो हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना ही मैग्नेटिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ना तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ना ही इस पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है।
तो आप ये चीज समझ के रखना कि जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका कोई मतलब कोई डिफ्लेक्शन वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है। तो नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैं यहीं पे एक पॉइंट आपको लिखवा देता हूं, ये अगर पॉइंट आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ये नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स से ये इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ भाई सर अब आपने इतने की बातें कर दी तो ये इस न्यूट्रॉन का भी हमारे पास मास बता दीजिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास होता है ये ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही हमारे पास होता है। हल्का सा सटल सा डिफरेंस होता है, इसको हम न्यूक्लियर वाले चैप्टर में कंसीडर करेंगे, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, एक मिनट, राइट हैंड थंब रूल दोबारा से बता दें कावेरी। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल को मैं दोबारा से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, वो हमारे पास आएगा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर आएगा तो उसमें आएगा, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर जो लास्ट में हम डाउट सेशन का मैं क्लास लूंगा तो उसमें बता देंगे, ठीक है। डन। तो आज है क्लास में आज तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अभी के लिए हम क्या लेके चलेंगे जी, सेम लेके चलेंगे, ठीक है। अब इस चार्जेस को समझते हैं कि ये चार्ज एक्चुअली हमारे पास है क्या, ठीक है। भाई जैसे एक मास हमारे पास क्या होता है, एक मास को अगर कोई बोले कि मास को आप डिफाइन कर दो, तो मास हमारे पास क्या होता है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। भाई अगर मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि कोई भी मेरे पास मैटर है, उसके पास मास है और उसके पास स्पेस है, इसी तरीके से अगर किसी के पास मास है तो मास किसकी वजह से है, मास बेसिकली उसके अंदर जो सामान है उसकी वजह से ही तो है। अबे जैसे कि एक बैलून मेरे पास है, बैलून मैंने ऐसे करके हवा भर दी बैलून के अंदर, तो मेरी जो हवा है जो उसके अंदर गई है उसका भी तो कुछ वेट रहेगा। तो ये जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर एक्चुअली है क्या, एटम के अंदर वैसे तो पूरा का पूरा एटम खाली रहता है, आपने पढ़ा भी है रदरफोर्ड मॉडल में कि एटम क्या होता है, हमारे पास खाली होता है। अब खाली के अंदर जो भरी हुई जगह है वो कौन है, वो हमारे पास ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको मैं कहता हूं कि पेन। एक शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं कि ये हमारे पास क्या है, पेन है। ये हमारे पास क्या है, पेन। यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, और न्यूट्रॉन का भी क्या है हमारे पास मास है। बट चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्जेस सिर्फ 2 चीजों पर हैं। चार्ज क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैटर की ही इंटरनल प्रॉपर्टी है। बिकॉज एक छोटे से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक छोटे से प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके पास मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो है चार्ज। तो चार्ज भी मास की तरह ही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये चार्ज जो थे हमारे पास 2 तरीके के थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये तो अभी मैं जेम्स फ्रैंकलिन हमारे पास नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या था, इसका नाम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से रख दिया सो डेट कि वी डिफरेंशिएट कर पाए इसको। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। अब ये डेफिनेशन, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन हमारे पास चार्ज की रहती है कि चार्ज क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद मैटर। तो बेसिकली मैटर की ही प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, जैसी मैटर की ही प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। बट इस प्रॉपर्टी की वजह से 2 चीजें यहां पर होती है कि ये प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। 2 चीजें यहां पर होती है कि एक ये प्रोड्यूस कर पाता है और एक्सपीरियंस कर पाता है, यानी कि महसूस भी कर पाएगा हमारे पास 2 चीजों को। एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट अगर आपको फील करना है या प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए चार्ज होना जरूरी है। अगर किसी चीज पे चार्ज नहीं होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि आपके 4 चैप्टर की, बिल्कुल 5 चैप्टर की, मैं कह सकता हूं कि 5 चैप्टर की पूरी भूमिका बन रही है यहां पे, कि अगर किसी के पास चार्ज है तो ही वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब हमने यहां पर देखा कि हमारे पास जो एटम था, एटम के अंदर हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, एक था प्रोटॉन, एक था इलेक्ट्रॉन और एक था न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो हमारे पास था ये था पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था ये नेगेटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन हमारे पास था इस पर क्या था, नो चार्ज। तो इस वाले की तो हम कोई बात करेंगे नहीं, बिकॉज ये तो कुछ हमारे पास काम ही नहीं करता। बट ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये कितने एक एटम में प्रेजेंट है, बेसिकली इसी की वजह से चार्ज रहता है। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के लिए हम एक सिंबल को शो करते हैं, ये क्यू एक सिंबल रहता है, और इसको हम कहते हैं एन इंटू ई। एन हमारे पास है, एन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। एन जो है हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए।
और ई जो है बेसिकली ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों पे सेम ही चार्ज है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का तो डिफरेंस है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। और वो हमारे पास कितना होता है, ये आपके पास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हमने एक तरीके से फिक्स कर रखा है कि चार्जेस अगर डेवलप होंगे तो इसी तरीके से डेवलप होंगे, यानी चार्जेस में कोई डील होगी। एक्चुअली चार्ज कहां से है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे सोचो कि चार्ज एक्चुअली है क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है उसकी वजह से चार्ज है। अभी हम यहां पर देखेंगे भी, तो ये Q इक्वल्स टू हमारे पास कहता है N E। एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको समझाता हूं, एग्जांपल समझिए। एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर हमारे पास होता है 23। आई होप कि आपको चीजें पता होंगी, थोड़ी बहुत याद होंगी कि एटॉमिक नंबर अगर मैंने लिखा है इसको Z इज इक्वल्स टू 11 मैंने लिखा है, और ये मास नंबर मेरे पास है इसको मैंने 23 लिखा है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने प्रोटॉन्स यहां पर हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास 11 प्रोटॉन है। अगर सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है इसका मतलब कि 11 प्रोटॉन के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज हमारे पास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूं कि आप बताइए कितना पॉजिटिव चार्ज मेरे पास होगा, तो मैं इसको स्मॉल क्यू से ऐसे बता देता हूं आपको कि मेरे पास अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो आप पॉजिटिव चार्ज को बता सकते हैं कि आपके पास होगा 11 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19। ये आपके पास चार्ज रहेगा, कूलम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो ये अगर न्यूट्रल मेरे पास है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे अगर ये न्यूट्रल है तो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और उतना ही मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि मैं ये नेगेटिव भी कह सकता हूं कि ये मेरे पास नेगेटिव है। क्या कावेरी ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कैसे है, ऐसा है कि आप मान लीजिए कि आप एक दूध खरीदते हैं, तो दूध जो आप खरीद के लेके आते हैं, आप एक पैकेट के फॉर्म में दूध खरीदते हैं, मान लेते हैं कि पैकेट के फॉर्म में आप मिल्क खरीद सकते हैं, तो 500 ml का पैकेट है। मैं इसमें यहां से बताता हूं आपको, अब पहले एक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आप एक मिल्क खरीदते हैं, अगर एक बच्चा मिल्क परचेज करता है और वो मिल्क परचेज कर सकता है सिर्फ 500 ml के पैकेट्स में ही, 500 ml के पैकेट्स में ही क्या कर सकता है, मिल्क परचेज कर सकता है। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये 500 के ml में ही मिल्क परचेज कर सकता है तो कितने पैकेट्स कर सकता है, भाई ये n पैकेट्स परचेज कर सकता है। तो आप ये कहेंगे सर मेरे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 0.5, मतलब मैं n भी कह देता हूं, इतने लीटर दूध होगा। कितने लोग मान पा रहे हैं कि सर इतने लीटर दूध होगा? 0.5 मतलब 500 ml का मतलब कितना है, 0.5 और इंटू n। क्या आप यहां पर 250 ml मिल्क लेके आ सकते हैं क्या, 250 ml मिल्क लेके आ सकते हैं, यस या नो, ये बताइए। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि 250 ml मिल्क लेके आ सकते हैं? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज आप ये n पैकेट जो है, आप एक पैकेट खरीद सकते थे, आधा पैकेट नहीं खरीद सकते। दुकान वाले कहेगा बुक बुड बुक, एक पैकेट खरीदो, नहीं तो फिर क्या कर रहे हो, निकलो यहां से, आधा पैकेट थोड़ा ना देंगे। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। बट आपके पास 2.5 लीटर तो एग्जिस्ट करेगा, 2.5 लीटर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, और 2.5 लीटर के लिए आपको कितना चाहिए होगा, जल्दी बताइए। 2.5 लीटर के लिए आपको n की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, n की वैल्यू हमें चाहिए होगी 5। ठीक है, 5 अगर हमारे पास रहेगी तो वैल्यू रहेगी। तो यही क्वांटाइजेशन है कि आपने फिक्स कर दिया कि चार्जेस किसकी वजह से है, तो जिसकी वजह से चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस जिसकी वजह से आ रहे हैं तो उसी के मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर है। तो यहां पर हम यही चीज बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है इसको भी देख लीजिए। इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास रहता है कूलम।
एसआई यूनिट हमारे पास रहती है कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम है। ये आपको नोट करके रखनी है कि एसआई यूनिट इसकी रहती है कूलम। दो टाइप के हमारे पास चार्जेस हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें, मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो टाइप ऑफ चार्जेस हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा से इस पर आएंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए। बोला है एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स स्फेयर मतलब छोटे से स्फेयर्स आपके पास हैं, आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड विद। तो आपके पास क्या हुआ कि एक चैम्बर में आपने डाले और चैम्बर में डालने के बाद आपके पास क्या है, उनके ऊपर चार्ज आ गया। जो चार्ज हमारे पास है 3, 5e और -3 रेस्पेक्टिवली। ऑल दी 3 चार्जेस फेयर कम इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, सारे के सारे चार्जेस हमारे पास कॉन्टैक्ट में आए और फिर क्या हो गए, सेपरेट हो गए, है ना, साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑफ द स्फेयर। कि कौन सी इसके पास हमारे पास वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, टू यूज, हमें एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, प्रॉपर्टी यूज करनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख देता हूं। टू यूज हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब भी किसी कंजर्वेशन की बात आती है तो चार्जेस हमारे कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज पहले होगा, कंजर्वेशन लॉ हम फिजिक्स में कई बार यूज करते हैं, चार्ज जो पहले होगा, यानी कि मैं कह देता हूं कि चार्ज जो इनिशियल मेरे पास है वही चार्ज मेरे पास क्या आएगा, बाद में भी आएगा, चार्ज फाइनल भी होगा। जो इनिशियल चार्जेस मेरे पास है वही क्या होंगे, फाइनल चार्जेस भी होंगे। चार्जेस जो होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होती है। तो इनिशियल चार्ज एक बार देखिए, मैं इनिशियल वाले की वैल्यू लिख रहा हूं, जो पहले हमें चार्जेस दे रखे हैं। तो ये चार्ज दिया है हमें 3e, एक चार्ज दिया है +5e, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, माइनस मेरे पास है 3e। तो मैंने यहां पे क्यू नेट निकाला। चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट सिंपल वे में कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं यहीं से नेट चार्ज की अगर बात करूं कि नेट चार्ज मेरे पास कितना होगा, तो ये 3 होगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 5e। अब अगर मैं फाइनल चार्ज की बात करूं, ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया 5e, ठीक है। अब अगर मैं फाइनल चार्ज की बात करूं कि फाइनल चार्ज मेरे पास कितना होगा, तो फाइनल चार्ज यहां पर देखिए, इन सब का सम भी 5 आना चाहिए। भाई इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास है, कोई चार्ज बीच में हमारे पास डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीच में अगर कोई चार्ज आया नहीं, तो इसमें भी हमारे पास जो टोटल सम आएगा वो 5 ही आएगा। तो आप ऐड करके देखिए, 5 + 5 10 -6, ये आपके पास नहीं हो सकता, है ना। रेड से मार्क कर लेते हैं। जल्दी बताइए कावेरी, जल्दी बताओ कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर हो जाएंगे, ऐड करना है तुरंत ही। 6 6 12, 12 - 7 5, ये तो आपके पास फ्रैक्शन में तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। 4 5, ये आपके पास क्या है, ये डेसिमल में आ गए तो वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि 3.5 नहीं हो सकता था ना हमारे पास, डेसिमल में नहीं आ सकता था। फिर आपके पास ये वाला देखिए, ये आपके पास कितना आएगा, -1 -4, ये भी नहीं है आपके पास। यही वाला ऑप्शन पहले वाला, अब दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 12 - 7 5 आपके पास आ गया। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बोलिए, ठीक है। बी ओनली, तो ये बी ओनली भी समझना है कि बी ओनली क्यों है, बी ओनली भी समझना है कि बी ओनली हमारे पास क्यों है, ठीक। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए। बोला है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट हैज चार्ज, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है। लेट अस से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इस पर जो चार्ज हमारे पास है पहले से ही, इस पर जो चार्ज हमारे पास है ये 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है और इस पर जो चार्ज हमारे पास है ये 1 कूलम चार्ज है।
और ये गेन कर रहा है, देखना ध्यान से। मैंने ये चीज बताई नहीं है, बट फिर भी इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं वो चीजें बताऊंगा कि कैसे हमारे पास चीजें काम करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास आ रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। पर एक बार समझिए कि क्या है यहाँ पर। ये चार्ज मेरे पास है 1 कूलम, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा तो अब आप बताइए, ये जो चार्ज हमें दिया होता है बाय डिफॉल्ट, कोई बच्चा पूछे कि सर ये जो चार्ज हमें ऑब्जेक्ट में दे रखा है, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बाय डिफॉल्ट आप हर चीज को पॉजिटिव लेके चलेंगे। बाय डिफॉल्ट तो हमारी चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट मैं लेके चलूंगा कि मेरे पास कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हमारे पास आए हैं उसको भी एक बार देख लो। तो ये नंबर हमारे पास है, देखिए बोल रहे हैं ना गेन कर रहा है कितने, तो ये गेन कर रहा है हमारे पास 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गेन कर रहा है। अब इतने इलेक्ट्रॉन से इसके चार्जेस में क्या हमारे पास फर्क आएगा, तो उसको देखते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे पास सबसे पहले तो मैं निकालता हूं कि कितना चार्ज ये गेन कर लेगा। तो क्यू गेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एनई करना पड़ेगा, यही तो फॉर्मूला था। तो क्यू गेन इज इक्वल टू, अगर मैं एनई करता हूं तो एन आपके पास वहां पे है, तो ये आपके पास है 5 × 10⁻18, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपके पास, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो ये 16 5 जा आपके पास कितना होता है, 80। मैं इसको 8 कह सकता हूं, 1.6 × 5 अगर आपके पास है तो ये 8 आ गया, और ये आपके पास आया 10⁻−1। ठीक है, ये 18 है और ये -1 आपके पास आ गया, यानी कि क्यू गेन वैसे भी नेगेटिव में रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, तो मैं माइनस साइन भी आगे लगा देता हूं, यानी कि ये रहेगा -0.8 कूलम जो उसने गेन कर लिया। अच्छा, इसका खुद का चार्ज भी तो था पहले, इसका खुद का चार्ज भी तो था पहले 1 कूलम। तो अब इसके पास नेट कितना रहेगा, क्यू नेट। अब मेरे पास क्यू नेट कितना रहेगा भाई, पहले का जो चार्ज है 1 कूलम -0.8 कूलम, यही तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 कूलम। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.2 कूलम। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताइए, क्या ये बात क्लियर है। अब समझिए एक बार कि चार्जेस आ कहां से रहे हैं, एटम लेवल पे एक बार समझते हैं। तो मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एटम है, एटम मैंने ले लिया, सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं हमारे पास, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, एटम में बीच में न्यूक्लियस रहता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं हमारे पास, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चीज रहती है। अब समझिए बात को। अब अगर मैंने यहां पे ये बोला आपको कि अगर मेरे पास एक एटम है जिसको मैं बोल रहा हूं सोडियम, सोडियम का मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था आपके लिए। मैंने बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मास नंबर 23 होता है। मास नंबर कितना होता है जी, 23 होता है। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास होता है मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, XZA, इस तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि कितने यहां पे प्रोटॉन्स हैं, और मास नंबर बेसिकली मास किसकी वजह से होता है, मास होता है हमारे पास कि न्यूक्लियस में कितनी चीजें प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में मेरे पास कितनी चीजें प्रेजेंट है, यहां पे है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या चीजें हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं इस वाले में सोडियम के लिए ये निकालना चाह रहा हूं, फॉर सोडियम,
अगर मेरी इच्छा ये है कि कोई मुझे सोडियम के लिए बता दे कि सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर प्रोटॉन तो 11 है। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई अगर ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हमारे पास? 11 ही होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन सर 11, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या ये पेन आपको निकालना है? किस तरीके से पेन मैंने निकाला ये समझ में आया कावेरी सुहास? अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद एक एग्जांपल और करो। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास Na+ है, Na+, आपको पता है ये कैटायन बोला जाता है। कैटायन एनायंस तो आप पढ़े हैं, ये क्लास 10th में आपने पढ़ाई है। बट आज आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कैटायन एनायन होते क्या है। तो मैंने यहां पे कहा कि आपके पास Na+ है, इसको मैं कैटायन कह रहा हूं। तो कैटायन में हुआ क्या? हुआ ये, क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया? भाई एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो सोडियम से कुछ और बन जाता है। एटॉमिक नंबर इसके पास 11 ही है। तो क्या इसका मास नंबर चेंज हो गया? भाई मास नंबर भी हम चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज मास नंबर तो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये तो न्यूक्लियस में रहता है। ये कैसे चेंज होगा? ये भी चेंज नहीं होता। तो चेंज किस चीज का आया यहां पर ध्यान दीजिए। चेंज हमारे पास आया अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज मैंने ये देखा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज 1 है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास निकल सकता है। तो एक 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। और अब आप यहां पे प्रोटॉन अगर निकालेंगे कि प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन कितना है आपके पास? प्रोटॉन आपके पास है 11। ठीक है, आपके पास प्रोटॉन कितना हुआ? 11। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक कम इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन हुआ 10। भाई तभी तो पॉजिटिव चीज आ रही है ना। आप खुद सोचिए कि आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिविटी कम है। पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिविटी कम है। तो मेरे पास प्रोटॉन ये आएगा, इलेक्ट्रॉन ये आएगा, न्यूट्रॉन हमारे पास वही रहेंगे 12। क्या ये बात समझे? जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ में आई सोडियम के लिए? इज इट क्लियर कावेरी? ये बात क्लियर हो गई है? हाँ, ठीक है। अब इसी के साथ अब मैं एक और चीज आपको देता हूं, और तुम्हें लिखना है अभी, है ना, क्योंकि तुम आंसर नहीं लिख रही, बस जी सर बोला है। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना समझ में आया। अगर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 रहता है, मास नंबर हमारे पास 35 होता है। इसके जल्दी से बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? जल्दी से। और फिर इसी के साथ क्लोरीन माइनस भी बनाता है। तो क्लोरीन माइनस का यानी कि ये हमारे पास क्या होता है? एनायन। तो क्लोरीन एनायन का भी बताना है कि प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। 35 17 आपके पास क्लोरीन है, प्रोटॉन कितने होंगे आपके पास? ये तो इसमें तो टाइम लगना नहीं प्रोटॉन बताने में। देखिए यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्वेश्चन दिखे और आपको बताओ क्या आंसर होगा। तो अगर आपके पास ये 17 35 इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? प्रोटॉन आपके पास कितने हुए? जो आपको यहां दिख रहे हैं वही प्रोटॉन है। तो ये आपके पास कितने हो गए? ये आपके पास 17 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल है मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17 ही होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हैं? यहां पे न्यूट्रॉन मेरे पास 18 है। 17 17 18, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां बताओ यहां कितने हैं? मेरे ख्याल से लैग चल रहा है थोड़ा सा। मैंने तो लैग घटा रखा है, 1 मिनट रुकिए। इसका भी बताइए एनायन का। ओके, लेटेंसी है थोड़ी सी। पी, प्रोटॉन, प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटॉन हमारे पास कितना है? भाई प्रोटॉन थोड़ा ना चेंज हो रहे हैं, 17 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम ही है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास चेंज हो गया, नेगेटिव अगर आया तो कितने होंगे हमारे पास? 18। और ये कितने होंगे? 18। यानी 17 18 18। ना 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 ना, कम कैसे हुए? अगर इलेक्ट्रॉन कम कर देते तो पॉजिटिव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी बढ़ गई है तभी तो ये नेगेटिव हुआ है। भाई नेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? नेगेटिविटी बढ़ गई तभी तो ये नेगेटिव हुआ, अदरवाइज नेगेटिव ही नहीं होता। ठीक है, चलिए एक और ऐसी करेंगे। अभी हम एटॉमिक लेवल पे ही हैं, अभी हम किस पे हैं? एटॉमिक लेवल पर ही हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी हम एटॉमिक लेवल पे ही हैं। अभी मैं बात करता हूं
एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन में मैंने ले लिया कि मेरे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 रहता है और मास नंबर हमारे पास 16 होता है। अभी तो मैं ही लिखवा रहा हूँ सब कुछ। चलिए इसका बताइए जल्दी से, पेन कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जल्दी, फास्ट फास्ट, मतलब मेरे से फास्ट हो जाना चाहिए। फिर ऑक्सीजन का आपको पता है क्या बनाता है, O2 माइनस बनाता है। ये क्या है हमारे पास, एनायन। तो इसके एनायन के फिर बताइए प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन का है। फिर ऑक्सीजन की बात हमारे पास हो गई, फिर ऑक्सीजन के साथ साथ एक हाइड्रोजन का भी सिंपल कर लें। या एक काम करते हैं, चलो हाइड्रोजन का भी कर लेते हैं, या वाटर का करते हैं, मॉलिक्यूल के करने पे आते हैं अब। अगर मुझे मॉलिक्यूल का निकालना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है जी, चलिए लिख दिए हैं शायद ना, 8 8 8, हाँ ठीक है। सो प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटॉन हमारे पास, बाकी इसके लिए भी ट्राई करो, इस पे के लिए दिमाग लगाओ कि क्या है हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं सर, जो यहां दिख रहा है वही प्रोटॉन है, मतलब यही तो मेरे पास प्रोटॉन है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ये चल जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल है तो 8 ही है, न्यूट्रॉन अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने हुए, 8 हुए। प्रोटॉन की अगर यहां बात करेंगे तो हमारे पास 8 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हो गए, बिल्कुल सही बताया। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 है, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल पे हम पहुंच जाए, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आपको मैंने एक थ्योरी में बताता हूं फिजिक्स में। देखिए आपको चीजें जो है ना, मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, मैंने ये आपको कहा है, आप इसको समझना भी। जो मैं चीजें बता रहा हूं हो सकता है कि आप चीजें भूल जाएं, होता है, मतलब नॉर्मल रहता है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी भूल जाते हैं, हम तो रेगुलरली पढ़ाते रहते हैं तो हमें चीजें याद रहती हैं, है ना। तो आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी चेंज नहीं होती। वो चीजें ऐसी है कि फिजिक्स में आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको है ना पूरी की पूरी पिक्चर जो आपको दिख रही है क्वेश्चन में, आपको वो नहीं देखनी होती, आपको देखने होते हैं पिक्सल्स, कि एक्चुअली उसका कंपोनेंट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, हमारे क्वेश्चंस के कंपोनेंट क्या है। अगर ये मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मॉलिक्यूल यहां पे है, तो मॉलिक्यूल का मतलब मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल का मतलब मेरे पास क्या हुआ, मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि इसके अंदर 3 एटम है। भाई मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3 एटम है, ट्राई एटॉमिक है ना। मैं ज्यादा फिर वो मतलब साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज कर रहा, केमिस्ट्री वाली, कि यहां पे मेरे पास क्या है, CO2 है तो ट्राई एटॉमिक मेरे पास हो गया, 3 एटम मेरे पास है। अब मुझे एक एक एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहां पे लेता हूं तो सबसे पहले मैं कार्बन के लिए देख लेता हूं कि कार्बन के लिए क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। एक एटम मेरे पास ऑक्सीजन का है, ये 8 है, और इसके साथ साथ क्या है यहां पर 16 है। अब आपको प्रोटॉन बताने हैं कि इसके प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, प्रोटॉन बताने हैं कि प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, यही तो 2 नंबर है, मतलब ये आपके पास कितने हैं, ये 2 नंबर है। तो प्रोटॉन देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, कार्बन में कितने प्रोटॉन है, 6, ऑक्सीजन में कितने हैं, 8। बट 8 और 8 कितने हो गए, मतलब 2 अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो 8 और 8 कितने हुए, 16। तो 16 पॉजिटिव तो इसके पास आ गए, 16 प्लस 6 अगर मैं करूंगा तो कितने हो गए, 22। किस किस को ये समझ में आ गया कि इसके पास 22 है, क्या ये समझ में आया, 22 की मैथ समझ में आ गई। 2 ऑक्सीजन है,
एक ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8। 8 प्रोटॉन्स है उसके पास, 8 प्रोटॉन है। एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 प्रोटॉन है। दो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 16। एक कार्बन के पास कितने हैं? 6। तो 16 प्लस 6 आपके पास कितना होगा? 22। अगर ये न्यूट्रल मेरे पास है तो यहां पे भी कितना होगा? 22। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन के लिए तो देखिए यहां पे न्यूट्रॉन कितने, ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8, है ना? तो ये तो बराबर ही बराबर हमारे पास आ गया, क्योंकि इसके कार्बन के भी हमारे पास वही 8 8 8, मतलब ये 8 ही है और वो भी आपके पास उतना है, तो ये मेरे पास 22 ही आ जाएगा। क्या बात समझे कावेरी? इज इट क्लियर? चलिए H2O के बता दो, H2O के कितने? H2O के बताओ कि H2O के कितने? हाइड्रोजन। अब यहां पे मेरे पास कितने एटम है? यहां पे फिर से मेरे पास 3 एटम। तो एक एटम मेरे पास क्या है? एक एटम मेरे पास है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन 1 और 1। ठीक है, एक हाइड्रोजन मेरे पास 1 और 1, और एक हाइड्रोजन मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेरे पास क्या है? 8 और 16। ठीक है, तो ये 8 और 16 है। तो ये अगर मेरे पास है तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा भाई? ये 8 मेरे पास है, दो यहां से हैं क्योंकि दो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। तो एक दो यहां से ले लो और 8 यहां से ले लो, तो कितने हुए? 10। इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 10। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? न्यूट्रॉन भी निकाल लो कितने हैं मेरे पास। ठीक है, न्यूट्रॉन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मान लो न्यूट्रॉन अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। बस प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालो, बिकॉज न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे नहीं, बस ये न्यूट्रॉन समझाने के लिए था कि हमारे पास क्या है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है और उसकी कोई बात ही नहीं है। जिस पे कोई चार्ज नहीं उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब बताइए CH4 के बताइए। 4 + 6 10 होंगे, और ये भी 10 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका बता दो C2H5 का। 12, 12 + 6 18, और 18 + 8 आपके पास हो गए 26। देख लेना, सारे के सारे सही किए हैं। ठीक है, सुहास कावेरी समझ में आया? मॉलिक्यूल के किस तरीके से आप हैंडल करेंगे ये भी समझ में आ गया। एटम का समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया सर, मॉलिक्यूल समझ में आ गया। कई बार क्या होगा, आपको कुछ है ना अमाउंट दे देगा, मतलब कई बार हमें मोल से निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि x ग्राम आपको दे रखा है, x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या x ग्राम ऑफ सम एटम आपको दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि x ग्राम आपको एक पर्टिकुलर एटम का दे दिया है, x ग्राम आपको पर्टिकुलर एटम का दिया हुआ है, और फिर बोलेगा कि फाइंड करिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर फाइंड करिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे अगर पर्टिकुलर एटम का दे रखा है? तो उस चीज को आप समझिए। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर मेरे पास, मैंने माना कि एक एटम जो मेरे पास है, पर्टिकुलर एटम अगर मुझे दे रखा है, जनरलाइज करके चलते हैं फिर एक एग्जांपल समझेंगे। अगर मैंने इधर लिखा Z और इधर मैंने लिखा A, इधर Z अगर मेरे पास है तो इस पे P मेरे पास है, और ये अगर मेरे पास है तो यहाँ पे P + N हमारे पास है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? P, मतलब ये जो Z मेरे पास है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। एक अगर सिंगल एटम मेरे पास होता, ध्यान से देखेंगे कि अगर एक सिंगल एटम होता तो मैं कहता नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास होते Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते? Z होते। कितने लोग समझ गए इस बात को कि अगर सिंगल एटम होता तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हमारे पास? Z। बट अब की बार क्या है कि सिंगल एटम नहीं है, अब हमारे पास क्या है? सिंगल एटम नहीं है, तो हमारे पास पर्टिकुलर कुछ ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स ही निकालेंगे, है ना? अब मेरे पास पहले मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा, मल्टीपल एटम्स अगर मेरे पास है तो मल्टीपल एटम्स अगर मेरे पास हैं, क्या मैं इस तरीके से ना लिख के, सिंगल एटम रहता तो ये हो जाता। अगर मेरे पास x ग्राम एटम है तो पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स
इनटू नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद इनटू जेड करता। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास रहता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालते, एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर जेड के साथ मल्टीप्लाई करते। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। ये कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, इस तरीके से हम निकालते। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उस चीज को पहले आप समझिए। पहले ये यहीं लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए क्या नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया जी? ओके, यस सर, फाइन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमारे लिए अभी रीसेंट ट्रेंड ये देखा गया है, रीसेंट ट्रेंड ये है कि एनटीए द्वारा जेई मेन के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, एग्जाम को देख के तैयारी करी जाती है, तैयारी को देख के एग्जाम नहीं होता कि आपने इतने लेवल की तैयारी कर लिया, आपका पेपर ऐसे इसी लेवल का डाल दें। एक्चुअली जो लेवल हमारे पास आ रहा है वो हमें देखना है कि जेई मेन का जो लेवल है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपको करनी है। बट ऐसा नहीं है कि आप पहले एनसीईआरटी खोल के बैठ जाए, बिकॉज पहले अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे एनसीईआरटी बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। मेरे बिना लेक्चर करवाए हुए आप एनसीईआरटी के कोई भी लाइन नहीं पढ़ना है सर, मतलब पढ़े नहीं, नहीं। आप मेरे लेक्चर का वेट करिए, मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे वो आप काफी जल्दी एनसीईआरटी को क्लियर कर देंगे। फिर कुछ क्लियरिटी नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। पहले अपनी एक स्टैंडर्ड बुक से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, एक कप ऑफ वाटर में आपको निकालना है। सर कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन? एक्चुअली एनसीईआरटी ने एक काफी वेग सा क्वेश्चन दे रखा है, और एनसीईआरटी ने ऐसा वेग क्वेश्चन दिया है कि जो कप है ना, इसका कप का साइज भी नहीं आपको बता रखा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो आपको यहाँ पे एज्यूम कर लेना कि साइज ऑफ कप जो आपके पास है, एज्यूम कर लेना आपको कि जो साइज ऑफ कप है, क्योंकि एनसीईआरटी से हम मैच करेंगे, तो जो साइज ऑफ कप आपके पास है वो है 250 ग्राम का। ठीक है, 250 ग्राम आपके पास है साइज ऑफ कप, ये आपको मान के चलना है कि 250 ग्राम आपके पास साइज ऑफ कप रहेगा, और फिर आपको पानी निकालना है कि कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कितना नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान से सुनना भाई। वाटर मतलब क्या होता है? वाटर मतलब आपके पास होता है H2O। H2O में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वही तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट करेंगे। एक सिंगल की बात कर रहा हूं, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे? तो प्रोटॉन हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे? 10, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हमारे पास? 10। अभी तो निकाला था पीछे, 10-10 मेरे पास हो गए। बट अब की बार हमारे पास क्या है? 250 ग्राम है, यानी पहले मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मुझे निकालने हैं कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो मुझे यहां पर चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल
और एवोगैड्रोस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, और ये तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि अगर हमें चीजें निकालनी है तो इस तरीके से निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल आपके पास होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आप एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे। गिवन मास देखिए आपके पास यहां पर कितना है। गिवन मास को आप लिखेंगे 250, ये आपके पास है 18, ये आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा। हमें तो क्या निकालना है? हमें चार्ज निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज निकाल लेता हूं। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इनटू इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है, इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, मतलब जितना भी हमारे पास एक चार्ज प्रोटॉन पे रहता है। ये काम हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास? 10 इनटू ये निकालना है तो 250। मैं इसको सबको अलग अलग कलर में लिख रहा हूं सो डेट कि आपको ये भी पता रहे कि किस चीज का किसकी वैल्यू हमने डाली है। इसको भी चेंज कर देते हैं, व्हाइट में कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनटू मैंने किया, व्हाइट की वैल्यू ये डाली है, यहां से ही कॉपी कर देते हैं। (1.6 इंटू 10⁻⁻19). ठीक है, ये आपके पास है और इसी को आपको हैंडल करना है और इसी को सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? क्वेश्चन क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ गए हो? ठीक है, क्लैरिटी आ रही है कुछ? अब आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में, इसी छोटी छोटी चीजों में कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के ना कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, छोटे मोटे। ठीक है, वो आपको ट्राई करने हैं। मैंने असाइनमेंट्स में डाले हैं क्वेश्चंस वैसे, तो आप उसको ट्राई करके देखना। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या क्या होती है, उसको समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पहली चीज हमारे पास होती है कि लाइक चार्जेस रिपल। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्जेस होता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या होंगे? एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज रखनी है ध्यान। तीसरी चीज, हाईली चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी के साथ अट्रैक्शन हो सकती है किसी हाईली चार्ज्ड बॉडी की। ये चीज भी समझ में आई। और चार्ज हमारे पास प्रॉपर्टी जो रहती है स्पीड वगैरह की वजह से चार्ज हमारे पास चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो ये उसको क्या कर सकता है? हमारे पास अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे अट्रैक्ट करता है उसको समझिए। कि मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है और इधर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडी है।
ये पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इधर इस तरफ। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है तो इस साइड क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज मेरे पास आ जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बॉडी में, दूसरी तरफ हमारे पास चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, अट्रैक्शन हमारे पास हो सकती है। तो देयर कुड बी चांसेस कि हमारे पास यहां पे क्या हो, अट्रैक्शन हो जाए। अब ये क्या हुआ हमारे पास, बेसिकली यहां पे हमारे पास है ना, इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेस, सेग्रीगेशन हो गया। चार्जेस जो हैं वो अलग अलग आपके पास हो गए ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेस। अभी इंडक्शन ऑफ चार्जेस में बताऊंगा कि कैसे चार्जेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। बट ये तीन प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास चार्ज कंजर्व्ड रहते हैं, क्वांटाइज रहते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज तो हमारे पास है ही। मैं साइड में इनको भी लिख देता हूँ कि चार्ज हमारे पास वो प्रॉपर्टीज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, चार्ज आर कंजर्व्ड, charges are quantized, and charges are scalar। ठीक है, स्केलर है तो हम सिंपली इन्हें ऐड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आपके पास। इसके लिए भी मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चन यहीं लिया है, पहले डल गया क्वेश्चन ना। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग की अगर बात करें कि चार्जेस एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, है ना, कि चार्जेस को हम कैसे काम कर सकते हैं, तो हमें यह पता है कि चार्जेस, मूवमेंट किसकी होती है, मूवमेंट किसकी होगी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को देखूं, अगर मैं एक एटम को आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे पास एक एटम है, एटम के अंदर अगर हमने माना कि हमारे पास यहां पे बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, बीच में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अगर मेरे पास है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं न्यूक्लियस के लिए प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, यहां पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, बेसिकली चार्जिंग के लिए हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन्स को ही रिमूव कर सकते हैं, हम प्रोटॉन्स को नहीं करते। किस किस चीज के पास चार्जेस है भाई, इसके पास एक चार्ज है जिसको मैं कह रहा हूं नेगेटिव चार्ज, एक हमारे पास इसके पास चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और एक चार्ज हमारे पास इसके पास है प्रोटॉन के पास, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। बट जो न्यूक्लियस में जो चार्जेस हमारे पास है ना, ये काफी टाइटली पैक्ड है, मतलब इसको आप इजीली नहीं निकाल सकते। तो इजीली कौन सा निकलता है हमारे पास, इजीली रिमूव्ड हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के ही आने जाने से, इलेक्ट्रॉन के ही लॉस या गेन से, आपने ये देखा, पीछे भी देखा आपने कि आपके पास यहां पर भी जो चार्जेस हमारे पास आ रहे थे, कैटायंस जो एनायंस प्रोड्यूस हमारे पास हो रहे थे, है ना, ये कैटायंस और एनायंस जो हमारे पास कहां पे था, यहां पे मैंने आपको चीजें कराई, है ना। तो जो कैटायंस और एनायंस भी प्रोड्यूस हो रहे थे, तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही रिमूव होते हैं। चार्ज का जो प्रोडक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ चार्जेस की वजह, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है। इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा और किसी चीज का एक्सचेंज हम यहां पर देख नहीं रहे हैं। इस चीज को समझे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास हो रहा है, बाकी और किसी चीज को हम क्या है, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं।
तो अगर मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की भी अगर बात करता हूं, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमें यह पता है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही करते हैं। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, अगर हम कहीं पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं कहीं से, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव और ऐड कैसे किया जाए, कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें और कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो ये यहां से इस प्रोटॉन को छोड़ के कैसे जाएगा। याद करिए क्लास 10th में जब आपसे बोला जाता था कि बताइए कि C4+ और C4- क्यों नहीं बनता, तो आप ये कहते थे उसके पास एनर्जी नहीं है, ये मतलब इतना होल्ड नहीं कर सकता। यही सब तो आंसर करते थे केमिस्ट्री में, यही तो करते ना। वैसे ही हमारे पास काम है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। जैसे वाटर अगर हमारे पास है, वाटर को हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास तीन तरीके आते हैं, तीन तरीके आते हैं। तीन तरीकों को मैं कहता हूं फिट, FIT। तीन तरीके हमारे पास रहते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है इंडक्शन, और एक हमारे पास होता है टच, यानी कि कंडक्शन। ठीक है, एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है इंडक्शन, और एक होता है टच, यानी कि कंडक्शन। ठीक, फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में हमारे पास रबिंग करते हैं, हम रब करते हैं, रब करते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट को। अब रबिंग की वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम एक बॉडी मेरे पास है, इसको मैंने इधर लेके गया, इसको मैं इधर लेके गया, तो हीट प्रोड्यूस होगी। रबिंग की वजह से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी। भाई हीट क्या होती है, एक एनर्जी आती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन करेगा एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी हमारे पास रहेगी जो गेन करेगी, एक बॉडी रहेगी जो लूज करेगी। एक बॉडी रहेगी जो गेन करेगी, एक बॉडी रहेगी लूज करेगी। इस तरीके से अगर हम रब करेंगे, डिपेंड करता है, ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमारे पास होती है, कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन वो आयनेशन एंथैल्पी भी रहती है आपके पास, बट हम फिजिक्स में कह देते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमारे पास होती है। ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो डिसाइड करती है कि कौन सा बॉडी लूज करेगी और कौन सी हमारे पास गेन करेगी। तो जो बॉडी लूज कर दे वो नेगेटिव चार्ज, जो बॉडी गेन कर ले वो पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई। इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये बस रबिंग का सिंपल सा खेल है कि आपने रब किया, रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी आ गई कि वो न्यूक्लियस से दूर भाग सकता है, तो वो भाग जाएगा और दूसरी बॉडी के साथ चला जाएगा। बस सिंपल सा ये रबिंग का इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक बॉडी लूज करेगी तो दूसरी बॉडी गेन करेगी। ठीक है, एक बॉडी अगर लूज करती है तो दूसरी बॉडी क्या करती है, गेन करती है। टच बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास इधर कोई बॉडी अगर है, एक बॉडी अगर आपके पास है और आपने क्या किया, बस एक टच करा दिया, टच करा देंगे तो चार्जेस यहां पहुंच जाएगा। सिंपल सा, अगर आप टच करेंगे तो बॉडी पर जो चार्ज है वो दूसरे पे पहुंच जाएगा। इंडक्शन का मतलब हमारे पास होता है, इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, दूर से, विदाउट टचिंग, विदाउट टच होता है ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बचाना हो कि यार जो चार्ज है असली में उसको भी हम बचाना चाह रहे हैं, तो दूसरे को हम बिना टच किए ही क्या करते हैं, चार्जेस को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो मेरे पास ये क्या कैसा चार्ज प्रोड्यूस करेगा, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, इधर नेगेटिव 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 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर मैंने ग्राउंडिंग कर दी और ग्राउंडिंग बाद में आपने हटा दी, तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया। अगर इसी केस में, इसी केस में अगर आप यहां पर क्या करते, अगर नेगेटिव 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 चार्ज लेके आते, तो यहां आपके पास पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाता।
ठीक है, अगर आप नेगेटिव 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 चीज लेके आते तो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता। ये ध्यान रखना है कि जो चार्जिंग वाली बॉडी है उसके अपोजिट चार्ज हमारे पास आएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, आपको उस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपके पास है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस ए, कि मेरे पास कोई ए सब्सटेंस है, उसको मैंने रब किया बी के साथ। ए मेरे पास है और उसको हमने बी के साथ रब कर दिया, इन दोनों की हमने रबिंग कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे पास बी जो है उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ए जो है इस पर आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसने क्या कर दिया, लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। तो बी के सामने आते ही, मतलब आप ऐसा सोचिए लड़ाई हो रही है, एक के पास पैसा है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पैसा मान लीजिए कि पैसा है। बी आया, बी ने मारा ऐसे घूसा और पैसे छीन लिए। पैसे छीनते ही बी के पास नेगेटिव चार्जेस आ गए, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई, ये लूज कर गया। हम तो वैसे सोच के चलेंगे भाई लूज कर दिया इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स। ए और बी जब रब होते हैं तो ये काम हमारे पास हो जाता है, केस 1 है। नेक्स्ट देखना, फिर बोल रहा है इफ हाउएवर एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ए, अगर मैं फिर दोबारा से क्या काम करूं, ए मेरे पास है, फिर दोबारा से हमने क्या काम किया, ए मेरे पास आया और ए के साथ सी आ गया। तो अब बोल रहा है ए बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ए जो है अब की बार होता है नेगेटिवली चार्ज और बी जो हमारे पास है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो अब की बार कौन लूज किया, अब की बार ये लूज कर गया, ए जीत गया। भाई ए और सी की लड़ाई होती है, ए सी के मार देता है बट ए बी से पिट जाता है। अब ये केस 2 हमारे पास है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, ये केस 2 हमारे पास है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर जो बी है उसको रब कर दिया जाए सी के साथ। अगर हमारे पास बी है, बी को रब कर दिया जाए सी के साथ, बी और सी को अगर रब कर दिया जाए तो सबसे कमजोर कौन है, सबसे कमजोर तो सी है भाई, सी तो सबसे पिट रहा है। अबे यहां ए पिटा और जो पिट गया उससे भी सी पिट गया, तो यानी कि सी लूज करेगा और सी लूज करेगा तो सी आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये मेरे पास क्या करेगा, गेन कर लेगा, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझे, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी पॉजिटिव। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे, क्या ऐसे क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे, जल्दी बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो क्या अब इसे हैंडल कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और इस क्वेश्चन को अगर आपने सही से समझ लिया है तो ठीक है, वेल गुड। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपके पास टाइम भी है सैटरडे संडे का, तो आप असाइनमेंट्स को सॉल्व करना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, जहां तक हमने पढ़ा दिया है वहां तक आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ लो इतना भी जो करवाया गया है। एचसी वर्मा बुक है तो एचसी वर्मा की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, पीछे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो चार्जेस वहां पे दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि परसेंटेज, मतलब कुछ परसेंटेज चार्जेस आपने एक बॉडी से निकाल लिए दूसरी बॉडी तक चले गए, तो वो काम भी आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाले में भी वही काम रहेगा कि कुछ परसेंटेज अगर आपने निकाल लिया तो टोटल पहले चार्जेस निकालनी है फिर परसेंटेज निकालनी है। इन चार्जेस की कैलकुलेशन हमारे पास जो है वो बहुत काम आएगी जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, जिन्होंने नेक्स्ट क्लास कूलम्स लॉ की है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड फॉर ज्वाइनिंग द लाइव क्लास, बाय बाय।